जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सभंग श्लेष वक्रोक्ति, बी अभंग श्लेष वक्रोक्ति, सी काकू वक्रोक्ति और डी प्रहेलिका। तो इसका सही आंसर होगा सी काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति अलंकार वह होता है जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। और सभंग श्लेष अलंकार वह होता है जहां श्लिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो। जैसे चिरजिवै जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृक्ष भाड़ू जा बेहलधर के वीर। अभंग श्लेष होता है जहां श्लिष्ट पदों का बिना खंडन किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो, वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानुष चुन। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? ऑप्शन ए काव्यालंकार, बी काव्यादर्श, सी ध्वन्यालोक और डी साहित्य दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ए काव्यालंकार। काव्यालंकार भामह का है, काव्यादर्श दंडिका, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का और ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या की जगाऊं आग। ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए माखनलाल चतुर्वेदी। मुक्त गगन जो दिया गया है वो माखनलाल चतुर्वेदी का है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रसिद्ध पंक्ति है, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध पंक्ति है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता वाह दलित की मंत्री के आसन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? ऑप्शन है ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी नरेश और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर होगा डी गिरिजा कुमार माथुर। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में किया। नकेन के प्रपद्य जो प्रकाशित हुआ उसके संकलन में किया गया। और प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। न से नलिन बिलोचन, के से केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। जबकि गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी नरेश मेहता, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर होगा सी रामधारी सिंह दिनकर। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। ये जो है पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर का है। और जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध पंक्ति है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ऑप्शन है ए श्वेत कमल, बी युगे युगे क्रांति, सी सूरदास और डी बंदिनी। तो इसका सही आंसर होगा सी सूरदास। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम है युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981 और श्वेत कमल 1984। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी अनंतानंद, फिर सुखानंद, उसके बाद सुरसुरानंद और उसके बाद नरहरियानंद। नाभादास कृत भक्तमाल इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में। दिए गए रामानंद के शिष्यों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले सुखानंद, फिर सबसे पहले अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर सुरसुरानंद, उसके बाद नरहरियानंद, उसके बाद भावानंद, पीपा, उसके बाद आते हैं कबीर, फिर सेन, फिर धन्ना।
अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम है सी। सबसे पहले श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, जिसके दर्शन है द्वैतवाद। उसके बाद रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, शुद्धाद्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है निम्बाकाचार्य, जिनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। और उसके बाद है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य और इनके जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। अंग दर्पण 1737 ईस्वी। उसके बाद विरह बारिश, जो कि बोधा का है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, प्रताप शाही का। और मधुप्रिया जो है पजनेश का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। रश्मिरथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती का। संशय की एक रात नरेश मेहता का है 1962 ईस्वी। और द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। भक्त सर्वस्व, उसके बाद प्रेम तरंग, फिर सत्सय श्रृंगार और उसके बाद मधु मुकुल। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सारी रचनाएं हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी मैथिली चंद्र गुप्त का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का 1961 ईस्वी। लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत का। और आत्मजयी कुंवर नारायण का 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। राजकमल चौधरी 1919 ईस्वी। श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी। केदारनाथ सिंह 1934 ईस्वी। और धूमिल जो है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी। उसके बाद राम सुंदर दास 1875 ईस्वी। सरदार पूर्ण सिंह 1881 ईस्वी। और गुलाब राय 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। यशपाल 1903 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी। अज्ञे 1911 ईस्वी। और रांके राघव 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। यानी कि शरणार्थी 1948 ईस्वी। ठुमरी 1959 ईस्वी। रेणुका और सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी मुक्तिबोध का। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी भीष्म शाहनी का। और शरणार्थी जो है अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। यानी हरिकृष्ण प्रेमी जो है 1907 ईस्वी। भीष्म शाहनी 1915 ईस्वी। मोहन राकेश 1925 ईस्वी। और शंकर शेष 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम होगा, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। अंगद का पांव 1958 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का। अद्यतन 1977 ईस्वी अज्ञेय का। विकलांग श्राद्ध का दौर जो है 1980 ईस्वी हरिशंकर प्रसाद जी का है। और मराल 1993 ईस्वी कुबेरनाथ राय का है। अगला प्रश्न है, नाटकों के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। विस्कंभक सबसे पहले, उसके बाद प्रवेशक, उसके बाद चूलिका होता है, उसके बाद अंकाशय, उसके बाद अंकावतार। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम, तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग
1976 और एक दूनी एक जो है 1987 और रति का कंगन 2010। अगला प्रश्न है 56 से 65 तक का प्रश्न जो है अभिकथन, स्थापना और तर्क पर आधारित है। देखते हैं। स्थापना है जहां व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। तर्क है इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ए सही है और आर गलत है। जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर जीवन के लय में समाहित कर देता है अथवा लोक जीवन के मंगल में लीन होकर स्व का अभिमान नहीं करता वहीं पर भाव की पवित्र भूमि होती है। कविता में विश्व हृदय का आभास यथार्थवादी अवस्था नहीं है बल्कि कविता में लोक का सत्य चित्रण ही यथार्थवादी अवस्था है, मात्र आभास नहीं। अगला है स्थापना है काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो इसका सही कूट होगा ए। दोनों सही है, तर्क और स्थापना दोनों सही है। अगला है स्थापना है रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। तो इसका सही कूट होगा सी। दोनों गलत है। रस को ज्ञान से नहीं बल्कि भाव एवं संवेदना से ग्रहण किया जाता है। जहां हृदय की वास्तविक अनुभूति होती है वहां बुद्धि की सत्ता नहीं होती। अनुभूति संवेदना आधारित और बौद्धिकता तर्क आधारित होती है। अगला है स्थापना है छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। तर्क है क्योंकि उनमें कवि के निजी संवेदनानुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। छायावादोत्तर कविता मात्र विचार प्रधान काव्य नहीं है बल्कि इस काल की कविता ने सामाजिक चेतना और भावबोध तथा संवेदना और यथार्थता को भी अपने परिवार में शामिल किया है। छायावादोत्तर कविता में प्रयोगवाद जरूर बौद्धिकता और विचार प्रधान काव्य को वरीयता देता है। इस प्रकार के काव्य में कवि की निजी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है स्थापना है कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि कराता है। तर्क है क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि है। तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना गलत और तर्क सही। कला के माध्यम से कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की नहीं कला की उपलब्धि करता है और कला को जन कल्याण का मार्ग भी बनाता है। सत्य ही कलाकार की एकत्रित एवं संचित पूंजी है। सौंदर्य का सृजन करना ही व्यापार है। कला के माध्यम से लोक के मंगल का प्रसार करना ही कलाकार की उपलब्धि है। अगला प्रश्न है स्थापना है काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तर्क है क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत। काव्य सौंदर्य तभी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है जब उसके भाव पक्ष और कला पक्ष यानी शिल्प पक्ष में सामंजस्य हो। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपस में संबद्ध होते हैं तभी काव्य सौंदर्य पैदा होता है। अगला प्रश्न है स्थापना है मिथक मनुष्य के आदि मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। तर्क है क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि श्रृंगार की सरस भावधारा की पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। तो इसका सही कूट होगा डी। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य नहीं है बल्कि कविता में श्रृंगार चित्रण ऐच्छिक है। मात्र श्रृंगार ही पाठक को आनंदित नहीं करता, अन्य रस करुण वीर शांत आदि भी पाठक को आनंदित और द्रवित करते हैं। यह सभी कविता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है स्थापना है कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क है इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उनमें नहीं आ सकता। तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। कविता अलौकिक और आध्यात्मिक नहीं बल्कि लौकिक प्रक्रिया है। कविता में जीवन का लौकिक पक्ष भी आ सकता है या होता है। अगला प्रश्न है स्थापना है छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया। तर्क है इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। तो इसका सही कूट होगा सी। ए और आर दोनों स्थापना और तर्क दोनों गलत है। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के साथ सामाजिक जीवन से प्रतिबद्ध रहा और यह अहमवादी नहीं बल्कि रहस्यवादी बन गया। यह आत्म केंद्रित होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुआ। छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा नहीं की है।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा जे ही पंखी के नियर होई करे विरह के बाद सोई पंखी जाई जरी तरीबर होई निपाल। ये जो है जायसी का है। इसके बाद है हमको सपनेहू में सोच जा दिन ते बिछुड़े नंदन नंद ता दिन दे यह सोच। ये जो है सूरदास का है। अब जीवन की है कपि आस न कोय कनगुड़िया की मुद्री कंगन होए। ये जो है तुलसीदास का है। और जिभिया ऐसी बाबरी कही गई सरक पताल आपू ही कह भीतर रही जूती खात कपाल। ये जो है रहीम का है। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मैना चंदायन का पात्र है। ऋतुवर्ण जो है सत्यवती कथा का, रुक्मिणी मृगावती का और राघव चेतन पद्मावत का। इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद का रचना है जिसके प्रमुख पात्र है मैना, लोर यानी लोरीक और चंदा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी ईश्वरदास का रचना है जिसके प्रमुख पात्र है ऋतुवर्ण और सत्यवती। मृगावती कुतुबन का है 1503 ईस्वी जिसके प्रमुख पात्र है रुक्मिणी और राजकुमार। पद्मावत 1540 ईस्वी जैसी का है जिसके प्रमुख पात्र है राघव चेतन, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह का रचना है। इसके प्रमुख पात्र है हंस यानी राजा और जवाहिर यानी कि रानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा इशारे जिंदगी के अज्ञे का, बूंद टपकी एक नव से भवानी प्रसाद का और चार ईमानदार कुंवर नारायण का और मेरी प्रतिनिधि रघुवीर सहाय का। इशारे जिंदगी के आगे का है बूंद टपकी एक नब से भवानी प्रसाद मिश्र का, चार ईमानदार कुंवर नारायण का और मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रमुख रचना है काफी हाउस में एक मेलो ड्रामा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्रेम पथिक प्रसाद जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांदे गीत महादेवी वर्मा और गुंजन सुमित्रानंदन पंत। प्रेम पथिक जो है 1914 ईस्वी प्रकाशन वर्ष जयशंकर प्रसाद का, प्रेम गीतिका 1936 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सांध्य गीत 1936 ईस्वी महादेवी वर्मा का और गुंजन 1932 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत का, पंचवटी मैथिली गुप्त का 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पूछ की रात, रीढ़ समस्या, शतरंज के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं, जाति भेद और पंच परमेश्वर न्याय प्रियता। ये सारा कहानियां जो है प्रेमचंद का है। पूछ की रात 1930 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी और पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा डायरेक्ट हम यहां से देखते हैं क्योंकि एक जगह नहीं आ पा रहा है तो हम मेल नहीं कर पा रहे हैं। यह पथबंधु जो है 1954 ईस्वी नरेश मेहता का है जो जिसके पात्र है सरस्वती और श्रीधर। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी है धर्मवीर भारती का जिसके प्रमुख पात्र है माडिक मुल्ला। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी अज्ञे का है जिसके प्रमुख पात्र है शेलमा। और नाचियो बौद्ध गोपाल 1978 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है निर्गुड़िया। कितने चौराहे उपन्यास 1966 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेड्डू का है जिसके प्रमुख पात्र है मनमोहन प्रिय व्रत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एकांकी को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रेशमी टाई रामकुमार वर्मा का है, लाटरी भुवनेश्वर का, पर्दे के पीछे जो है उदय शंकर भट्ट का है और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का है।
लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क का एक प्रमुख उपन्यास है, नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चंपा और बुद्धगुप्त जो है। जयशंकर प्रसाद की कहानी बुद्धगुप्त का आकाशद्वीप का है। ओलोपी दीन और बंसीधर जो है प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा से है। सिरचन मानू रेणु की कहानी ठेस से है। और बाबा भारती खड़क सिंह जो है हार जीत कहानी से है। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी प्रेमचंद का कहानी है, जिसके प्रमुख पात्र है अलोपीदीन बंशीधर। ठेस कहानी रेणु का है, जिसके प्रमुख पात्र है सिरचंद मानू। हार की जीत कहानी बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है, जिसके प्रमुख पात्र है बाबा भारती खड़क सिंह। और आकाशदीप 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का कहानी है, जिसके प्रमुख पात्र है चंपा बुद्धगुप्त। ताई विश्वंभर शर्मा कौशिक का कहानी है, जिसके प्रमुख पात्र है रामजी दास और रामेश्वरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वक्रोक्ति सिद्धांत जो है कुंतक, रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र और ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये जो है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग ये जो है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भांति ये अलका द्वारा गाया गया है। तुम कड़क किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों यह जो है राक्षस के द्वारा गाया गया है। और आह वेदना मिली विदाई देवसेना द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगले ईयर का हम अगले वीडियो में करेंगे।